सवाल कीजिएगा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। इमरान खान लोग कहेंगे जी इतने बुरे हालात हैं, वजीरिस्तान ऑपरेशन है, माशी हालात बुरे हैं और अरबों रुपया हर रोज अवाम की टैक्स के पैसे का खर्च करती है नून लीग। अब दो भाइयों को सामने लाके कि उन्होंने कितनी डेवलपमेंट कर दी है पाकिस्तान में और देखें कितने बुरे हैं तहरीक इंसाफ वाले के 14 अगस्त को 10 लाख लोगों को निकाल रहे हैं। तो क्यों 14 अगस्त? ये प्लीज आपके लिए बड़ा जरूरी है इस चीज को समझना। कभी भी किसी मुल्क में हकीकी जमहूरियत आ ही नहीं सकती जब तक तीन चीजें ना हो। ये मैं आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी करता जाऊं कि सबसे पहले एक आजाद मीडिया चाहिए, आपको मुबशर लुकमान जैसे लोग चाहिए जो आपको आगाह करें कि मुल्क में क्या हो रहा है। सियासी शऊर लोगों में पैदा हो। जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच और आजाद मीडिया नहीं होता तो लोगों के अंदर वो शऊर नहीं पैदा होता कि वो वोट किसको दें। इसलिए एक आजाद मीडिया एक पिलर है जमहूरियत का, जो पाकिस्तान में है और बड़ी मेहनत से लोगों ने लड़ के मुकाबला करके अपने आप को मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने मीडिया को आज़ाद किया। और मैं आज ख़ास एक ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ मुबशर लुकमान को। इसने मुबशर के ऊपर धमकियाँ दी गई, इसकी ज़िंदगी को हर किस्म के थ्रेट्स दिए गए, इसको एक दो फॉलो किया गया, इसकी गाड़ी के ऊपर टक्कर भी मारी गई एक दफ़ा मुबशर लुकमान की जुबान बंद करने के लिए। मैं इनको आज इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये खड़े हुए उन माफियाज के खिलाफ जो आज थोड़े से माफिया पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। और तो मीडिया आजाद हो गया पाकिस्तान का, फिर अदलिया आजाद हुई और हम सब ने सड़कों पर निकल के अपनी अदलिया को आजाद करवाया। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक कौम के लोग एक आज़ाद अदलिया के लिए सड़कों पर निकले हो, ये कभी नहीं हुआ पहले। तो ये पाकिस्तानी कौम ने जद्दोजहद करके एक आज़ाद अदलिया लेके आई। अब एक चीज़ की कमी है और इसलिए आप समझ जाएं कि 14 अगस्त की कामयाबी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कामयाबी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जब तक एक मुल्क में पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे जमहूरियत नहीं आएगी। वो तो सदाम हुसैन भी इलेक्शन करवाता था, 100% वोट ले जाता था वो। अभी मिस्र के अंदर मुर्सी ने सीसी ने इलेक्शन करवाया, वो भी 96% वोट ले गया। वो सब इलेक्शन करवाते थे। हुस्नी मुबारक मुगाबे जिम्बाब्वे में सब इलेक्शन करवाते रहे 30-30 साल से। जमहूरियत नहीं आई। जमहूरियत तब आती है जब आपके मुल्क में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ना हो जमहूरियत नहीं आ सकती। इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, इलेक्शन एक जमहूरियत का हिस्सा है। और इलेक्शन जब तक साफ और शफाफ नहीं होता, हमारे साथ अब आपके सामने मिसाल है, एक तरफ हिंदुस्तान हमसाया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। दो मुल्कों में इलेक्शन हुए। हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ, जो हारा उसने हार मानी, जो जीता उसको मुबारक दी, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो गई, हिंदुस्तान में जमहूरियत आगे बढ़ गई। अफगानिस्तान में इलेक्शन हुआ, एक नेशनल क्राइसिस आ गया। दोनों कहते हैं हम जीत गए, दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट दोनों जीत गए, मानते नहीं है। जो हारा है वो कहता है मैं नहीं हारा। और अफगानिस्तान में अगर ये इशू धांधली की वजह से जो इशू खड़ा हुआ है ये रिजॉल्व ना हुआ तो वहां खून होने जा रहा है। तो हमें सीखना चाहिए कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं जमहूरियत आगे बढ़ती है।
जब धांधलीशुदा इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। हम आज बिल्कुल वही कर सकते थे जो अफगानिस्तान में अब्दुल्ला कर रहा है। हम भी ना मानते इलेक्शन। 11 मई को हमें पता क्या हुआ है, हम भी इलेक्शन ना मानते, लेकिन हमने मुल्क के हालात देखे, जो हमने हालात देखे ये दहशतगर्दी की जंग की वजह से जो मुल्क में इंतशार है वो देखा, माशी हालात देखे। हमने फैसला किया कि हम इसके बावजूद कि धांधली हुई है, हम इलेक्शन कबूल करते हैं मुल्क की खातिर। हम भी अब्दुल्ला की तरह कह सकते थे कि हम नहीं कबूल करते। मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी, लेकिन हमने तब कहा कि हमने धांधली कबूल नहीं की, और हमने एक डिमांड की कि सिर्फ 4 हलकों की आप ऑडिट कर दें। और ये मैं 14 महीने पहले की बात कर रहा हूं। हमने कहा आप 4 हलकों की ऑडिट कर दें, जो भी उसमें रिजल्ट निकलता है, अगर तो धांधली निकलती है इन्वेस्टिगेट करें कौन जिम्मेदार था, और अगर नहीं निकलती हम कबूल कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे 60 और हलके हैं, हम सारे फोगो कर देते हैं अगर 4 हलकों में धांधली ना निकली। वो 4 हलके जिनको हमने सारे दरवाजे के ऊपर दस्तखत दी, इलेक्शन कमीशन के पास गए, कोई रिस्पांस नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए, कोई रिस्पांस नहीं, ट्राइब्यूनल्स के अंदर केस गए, 4 महीने में डिसाइड करना था, 14 महीने हो गए, नहीं डिसाइड हुआ। और जो केसेस डिसाइड हुए हैं, जो इधर तक पहुंचे हैं, वो सिर्फ हमारे 2-3 कैंडिडेट्स थे। एक कराची में जुबैर खान, हल्का NA 258, 256, उसने 15 लाख रुपया इकट्ठा किया, काउंटिंग करवाई, 70,000 वोट की काउंटिंग करवाई, सिर्फ 6,000 वोट 70,000 में से वैलिड निकले, बाकी सब इनवैलिड वोट थे। सिर्फ 70,000 की थी तो 2.5 लाख 3 लाख वोट। दूसरा, जहांगीर तरीन ने अपनी 2 करोड़ रुपया खर्च करके अपना फाइनली इनको अपने इंसाफ के खुलवाया अपने हल्के, जो अब काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन अभी साबित हो गया कि सारे बैग्स खुले थे, कई बैग्स को उन्होंने कहा दीमक खा गई है, 50,000 वोट अभी से पता है इनको कि जाली है। ये 1-2 करोड़ रुपया लगा यहां पहुंचने में, अभी काउंटिंग होनी है। और एक तीसरा हल्का हामिद जमान ने NA 118 खुलवाया। अब मैं जरा आपको बता रहा हूं कि किस लेवल की धांधली हुई है, ये छोटी मोटी धांधली नहीं हुई। NA 118 के अंदर हामिद जमान ने 60 लाख रुपया खर्च किया काउंटिंग के लिए, 60 लाख रुपया। जब वो एक जज जस्टिस मुगल, उन्होंने जब उसको 2 हफ्ते लगा के पूरी एक वोट को काउंट किया, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट निकला कि पहले तो 325 बैग में से 250 बैग खुले हुए थे, सील्स टूटी हुई थी। उसके बाद 1,70,000 जो वोट पड़ा, उसमें से 85,000 जाली वोट था। तो छोटी रिगिंग नहीं थी। तो ये तो लोगों ने पैसा खर्च कर दिया, इनके पास था। 80% हमारे कैंडिडेट्स नए थे, 35% नौजवान थे। किसके पास पैसा है कि पहले इलेक्शन लड़ो और उसके बाद इंसाफ लेने के लिए? कौन पैसा खर्च कर सकता है? तो इस सिस्टम के अगेंस्ट 14 अगस्त हम निकल रहे हैं। इंशाल्लाह 14 से पहले अब हमने पूरा ट्रेस कर लिया कि ये कैसे हुआ। हमें पता है कौन मुलव्वस था इसमें, हमें पूरी ये भी समझ आ गई है कि किस तरह किया गया। ये लोगों के सामने हम सबूत देंगे कि कैसे धांधली की गई। और मैं आपको अभी यकीन दिलाता हूं कि जब भी, और ये अब खुलेगा सारा, मैं आज आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है पिछले मई 11 को, पिछले इलेक्शन में। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि ये छुप ही नहीं सकता। ये जो मर्जी कर ली है अभी अब छुपता। और हमने 14 अगस्त सिर्फ एक वजह से की है कि सब माफिया इकट्ठे हो गए हैं। ये इकट्ठे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी है इसमें। दोनों चाहते हैं कि इंकशाफ ना हो, क्योंकि इन्होंने पंजाब में किया, उन्होंने सिंध में किया, और MQM ने कराची में किया, और सब ने मिलकर किया है
किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि किसी तरह ये इलेक्शन खुले, क्योंकि ये इसी तरह के इलेक्शन चाहते हैं। नून लीग का जरा एक स्टेटिस्टिक आपको देने लगा हूं। जो भी आप में से कोई पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है उसके सामने मैं स्टेटिस्टिक रखता हूं कि इनको 2008 में नून लीग को 6.8 मिलियन वोट पड़ी, 68 लाख। 2008 में 68 लाख। एपीडीएम का बॉयकॉट हुआ, हमारे साथ ये थे, लास्ट मिनट में मियां साहब ने कलाबाजी खा के इलेक्शन लड़ लिया, हम सबको नहर के पुल के ऊपर छोड़ के खुद इलेक्शन लड़ लिया, हमारा भी वोट सारा इनको पड़ गया। सारे एपीडीएम का, लॉयर्स का, सबका वोट इनको पड़ा। 8 साल से बाहर गए हुए थे, एंटी मुशर्रफ वोट सारा पड़ा, तो 68 लाख वोट पड़ा। 2013 में जबकि नेशनल ग्रोथ रेट से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 1% कम, पंजाब की तारीख में कभी इतनी कम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नहीं थी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पंजाब की तारीख में 1% कम। ये कभी इतनी बुरी पंजाब की हालत बेरोजगारी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने 18वीं तरमीम में मियां साहब ने तीसरी बारी लेने के लिए बिजली और गैस उन सूबों को दे दी जिधर से वो निकलती थी। तो पंजाब में डेफिसिट था, वह गैस भी कम हो गई, बिजली भी कम हो गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी गिर गई, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी गिर गई। अब आप सोचें कि बेरोजगारी भी बढ़ जाए, अब पंजाब में किसान भी मायूस, मजदूर भी मायूस, टीचर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, नर्सेज निकली, डॉक्टर्स निकले, स्टूडेंट्स निकले, उनके पेपर्स इन्होंने खराब कर दिए, दो ने खुदकुशी कर ली। यानी जब इतना बुरा परफॉर्मेंस थी तो 6.8 मिलियन से नून लीग को 2013 में कितनी वोट पड़ती है? 14.7 मिलियन। यानी कैसे ये हो सकता है कि दुगनी से भी ज्यादा वोट पड़ जाए? ये आप उठा के देख लें, पहले सारे रिजल्ट्स पीछे देख लें, कैसे उनको इतनी ज्यादा वोट पड़ गई। और इंशाल्लाह आपको हम ये इंकिशाफ करेंगे, हम आपको सबूत देंगे कि कैसे इन्होंने इतनी बड़ी वोट ली और किस तरह ली और क्या हरबे इस्तेमाल किए। ये सब अब हम आहिस्ता 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 आहिस्ता, अल्लाह अल्लाह है, सच कुछ कोई छुपा नहीं सकता, सच सामने आएगा और इंशाल्लाह 14 को सामने लाएंगे। लेकिन 14 क्यों जरूरी है? अगर हमने ये इस इलेक्शन को एक्सपोज ना किया, अगर इलेक्शन की पहले लोगों को सजाएं ना मिली जिन्होंने इस धांधली में शिरकत की, और बड़े बड़े नाम हैं इसमें जिन्होंने शिरकत की है, आप इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि साजिश ऊपर हुई है। ये नीचे के स्टाफ ने साजिश तब की जब ऊपर से शुरू हुई। इसमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं, सब ने मिलके एक एम से किया। ये सुनामी से डर गए, लोग बाहर से आए वोट डालने के लिए, सुबह के 8 बजे लाइनें लगी जो कभी पाकिस्तान में किसी ने देखा भी नहीं है, इतनी पब्लिक निकली। उस खौफ में इन्होंने उतनी धांधली कर दी जो अब छुप नहीं रही। तो इंशाल्लाह हम ये सारा साबित करेंगे और हम बताएंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि इनको आर्टिकल 6 के तहत सजाएं दिए जाएं कि पब्लिक की फंडामेंटल राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स को, उस राइट को वायलेट किया इन्होंने। ये आर्टिकल 6 लगता है इनके ऊपर। हम ये भी बताएंगे कि जो ये आरोज थे, इन्होंने किसके कहने पे जो किया, जो हामिद ज़मान का हल्का मसलन, क्या उसको नजर नहीं आया कि 250 बैग खुले हुए थे? क्या उसको ये नहीं पता चला कि 85,000 वोट जाली था? उसे नहीं पता चला? और अगर पता, या तो वो खुद, अगर तो या तो वो इनकॉम्पिटेंट था, वैसे उसे सजा देनी चाहिए। अगर नहीं था तो किसने उसको ऑर्डर दिया? फिर किसने? कहते हैं जी जो इंक थी वो जाली थी, गवर्नमेंट की अपनी स्टेटमेंट है कि 60 से 70,000 वोट पड़ी नहीं जाती। तो जाली अगर स्याही थी और अगर स्याही ठीक नहीं थी, पेपर ठीक, कौन जिम्मेदार था इतने बड़े फ्रॉड का? तो इंशाल्लाह ये 14 को आपके सामने लाएंगे। लेकिन मैं फिर से अब आता हूं 14 पे। देखें, अगर इलेक्शन का सिस्टम ठीक नहीं होता तो आप याद रखें कि अवाम की वोट से चेंज नहीं आने लगा। हम जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान में चेंज नहीं आएगा। ये माफिया बैठे रहेंगे। ये जिस तरह की इलेक्शन लड़ते हैं, हम इनका धांधली में मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप धांधली में मुकाबला करेंगे तो उसी तरह के कैंडिडेट्स लेके आएंगे
जो कि धांधली करेंगे और जो कि ईमानदार नहीं होंगे, वो कैसे असेंबली में आके मुल्क ठीक कर सकते हैं? अगर हमने चेंज लेके आना है, चेंज आएगा नए कैंडिडेट से। नए कैंडिडेट्स वो होंगे जो ईमानदार होंगे। उन लोगों को अगर आपने टिकट देनी है, वो इस इलेक्शन सिस्टम में नहीं जीत सकते। यहां वो आतिफ बैठा हुआ है, नेशनैलिटी अपनी छोड़ी इसने, बड़े जोशो खरोश से पाकिस्तान लाहौर पहुंचा, पूरी कैंपेन की। आतिफ से मैं तो चाहता था कि उसको, आतिफ को यहां बुलाते, वो आपको बताता कि उसने क्या क्या चीजें देखी हैं। इसके मुखालिफ को 1,40,000 वोट पड़ी थी। हाँ, 1,25,000 इसके मुखालिफ को वोट पड़ी है। और मैं आपको लिख के देता हूं कि जिस वक्त भी काउंटिंग होगी, इसमें से कम आधी जाली वोट है। तो ये बेचारा यहां से गया, नेशनलिटी अपनी छोड़ी, इसने दुकान गया, वहां जाके मेहनत की, और सामने इसने खुद, आतिफ ने खुद एक जाके देखा कि एक इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन के साथ एक और पोलिंग स्टेशन था, बाय चांस इसको मिल गया। उसमें क्या देखता है कि इसका जो मुखालिफ है और उसकी बीवी ठप्पे लगा रहे हैं। तो ये बेचारा पुलिस के पास भागा गया। उसे नहीं पता था कि पुलिस भी साथ मैच फिक्सिंग में मिली हुई है उनके साथ, क्योंकि मैच पूरी तरह फिक्स हुआ था। तो हमने 14 को, ये मेरा आपसे वादा है, मुबशर ने कहा कि 14 के कहीं हम इधर उधर ना हो जाए। मुबशर, आप मुझे कितनी देर से जानते हैं? कितनी दफा आपने मुझे कितनी दफा देखा है मैदान छोड़ के भागते हुए? तो ये मेरा आप सबके सामने मैं आज दावा करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब 14 को इस्लामाबाद पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और ये सैलाब ये हकीकी आजादी लेने के लिए जाएगा, क्योंकि आजादी तो तब है जब जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब आजादी। जब तक आपकी जमहूरियत हकीकी नहीं है, ये माफिया कब्जा करके बैठे रहेंगे ऊपर। इनको आप नहीं हटा सकते इस सिस्टम के अंदर। ये सिस्टम समझ बैठे हैं, ये पैसे देते हैं, ये पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। हमने एक बाय इलेक्शन के अंदर डीआईजी पुलिस, उसकी टेप सुनाई है जलसे के अंदर, जिधर वो डीआईजी पुलिस वोट मांग रहा है कैंडिडेट के लिए, नून लीग के लिए। अब सोचें कि ये सिर्फ यही नहीं कर रहे कि ये सारे सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहे हैं। ये पुलिस का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पुलिस को कहेंगे कानून तोड़ो, तो पुलिस से क्या आप उम्मीद रखते हैं? आपने देखा मॉडल टाउन में पुलिस ने किया क्या, कि निहत्थे लोगों के ऊपर 85 लोगों को जिस्म पे गोलियां मारी इन्होंने, 14 लोग मरे। यानी कौन सी पुलिस? 2 औरतों को पॉइंट ब्लैंक मुंह में गोलियां मारी इन्होंने। ये जो भी मिनाजुल कुरान के बाहर किया, कौन सी पुलिस ऐसे करती है? इन्होंने पुलिस को तबाह कर दिया, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी तबाह कर दी है। अपने पावर में रहने के लिए इन्होंने इदारे तबाह कर दिए हैं। इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से सारी नीचे करप्शन करवाई है। हम साबित करेंगे कि एजुकेशन का सेक्रेटरी पंजाब का मिला हुआ था साथ इनके, उसने सारे स्टाफ से धांधली करवाई, ऊपर से लेके नीचे तक सारा निजाम करप्ट किया मुल्क का, अपनी पावर के लिए, क्योंकि पावर में पैसा है। 20 साल पहले शरीफ खानदान की कितनी प्रॉपर्टी दी थी इंग्लैंड में? मैं तो यहां, आपको पता है 40-45 साल से, मुझे तो पता है कितने इनके महल थे यहां। आज आप इनकी प्रॉपर्टी देखें लंदन के अंदर, ये इंग्लैंड में फॉरेन इन्वेस्टर्स में से सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं इंग्लैंड के अंदर। लोगों को कह रहे हैं, जिस तरह मुबशर ने कहा, लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करो। मैं कितना बड़ा इश्तिहार, अच्छा सारी इनकी जो कामयाबी है वो इश्तिहारों में है। अरबों रुपए के गरीब अवाम के टैक्स के पैसे से हर दूसरे दिन इश्तिहार निकला था। एक दिन मैंने इश्तिहार देखा, नवाज शरीफ कह रहा है बहुत शुक्रिया इन्वेस्टर्स का, आपने पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट किया। मैंने फिर से पढ़ा कि इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हो कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट किया, और अपनी इनकी इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी कम इन्वेस्टमेंट हुई नहीं जो पिछले 1 साल में हुई है, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आधे पेज का कम से कम 50 लाख का एक अखबार में ऐड छपा होगा, बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन्वेस्टर्स का। तो ये रिश्वत है, मीडिया को रिश्वत देते हैं। इन्होंने सारा सबको खरीदा, मीडिया को इन्होंने खरीदा, जजेस को इन्होंने खरीदा, पुलिस को इन्होंने तबाह किया। रिपोर्ट है अब्बास खान की, लिफाफा जर्नलिज्म इन्होंने शुरू की। आर्मी चीफ के घर BMW खड़ी करके उसको चाबी देने की, रिश्वत देने की कोशिश इन्होंने की।
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया, पुलिस को इन्होंने तबाह किया, ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने, मेरिट सिस्टम इन्होंने खत्म किया। अब देख कौन सी जमहूरियत है कि कौन सी जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर एक शरीफ, चीफ मिनिस्टर दूसरा शरीफ, चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर शरीफ का उसका बेटा, 100 अरब रुपए के फंड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की बेटी, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है किसी को नहीं पता, भांजा स्टेट मिनिस्टर वापडा का, और समधी बन गया फाइनेंस मिनिस्टर जो सारे पैसे संभाल रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी में होता है? इसलिए 14 को पाकिस्तान की हमने तारीख बदलनी है। हमने इस माफिया से इस मुल्क को आजाद करवाना है। जब तक ये मुल्क इस माफिया के हाथ में कोई उम्मीद ना रखें, इन्होंने ना इदारे बनने देने हैं, इन्होंने ना इस मुल्क में जमहूरियत आने देनी है। मीडिया हाउसेस को, एक मीडिया हाउस को बहुत पैसा खिलाया इन्होंने, तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। हमने हकीकी जमहूरियत के लिए, और याद रखें हकीकी जमहूरियत का मतलब आज़ादी, आज़ादी की जंग लड़नी पड़ती है। ये जो 14 को होगा, ये आप ये ना समझें कि ये सोच रहे हैं कि जी किसी तरह हम पीछे हट जाएंगे। पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। इनको पता नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर किस तरह का नौजवान है। इनको ये नहीं अंदाजा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जुनून कैसा है। मैं अभी 27 जून को भावलपुर में जलसा कर रहा था। पता नहीं आप में से कितनों ने वो क्लिप देखा है जलसे का? देखा किसी ने वो जलसे का? 27 जून और भावलपुर, यानी भावलपुर वो जगह है और मुल्तान वो जगह है जिधर लोग सोचते हैं कि उसकी लोग कहते हैं, एक कहावत है कि भावलपुर या मुल्तान से एक आदमी जब दोजक में गया तो उसने कहा मुझे कंबल की जरूरत है। यानी वहां इतनी गर्मी थी, 47 डिग्रीज था। यहां इसी में जो अंग्रेज तो इतनी गर्मी में बेचारे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। 47 डिग्रीज, सारा पूरा का पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड और सार्डिन्स की तरह खड़े। मेरा वो स्टेज बड़ा ऊपर था। आप यकीन करें कि मैंने जब तकरीर कर रहा था, मेरी तो प्रैक्टिस है धूप में क्रिकेट खेलने की, 21-25 साल अपनी जिंदगी के धूप में क्रिकेट खेला हूं, तो मैं तो गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन वहां गर्मी का ये आलम था कि मैं इतना ऊपर उनसे खड़ा हूं और जो भाप आ रही थी नीचे से, उससे मेरे सारे कपड़े भीग गए। यानी इतनी गर्मी में ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग निकल सकते हैं और कोई नहीं निकल सकता। तो क्या है ये खुलने वाला खुल गया? अच्छा एक मिनट, रोजा खोल लें और मेरी बातें सुनते रहे। मुझे भी जल्दी जरा कोई चीज दो, पानी देना मुझे। हाँ, लेकिन रोजा खोल लें, अभी बैठे रहे आराम से। मैं 5 मिनट और बात करूंगा आपसे। अच्छा, खाते भी रहे और मेरी बात भी सुनते रहे। तो हमने बातें करने की जरूरत नहीं है, रोजा खोल रहे हैं हम, खामोशी से रोजा खोलें। मैं भी तो खड़ा हूं आपके सामने। अच्छा, तो 14 को जो भी आपकी आज डोनेशन आएगी और जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, वो सारी हम 14 की तैयारियों पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। 14 को हमने एक नया पाकिस्तान बनाना है। 14 को हमने डिमांड करनी है एक नई इलेक्शन कमीशन। 14 को जो मैं 14 को एक और ऐलान करूंगा, वो 14 को करूंगा। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आज नून लीग को और नवाज शरीफ को और नून लीग को एक चैलेंज दे रहा हूं कि मियां साहब, ना आप ना आपकी पार्टी 14 की हमारी आजादी मार्च आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बेहतर यह है कि अभी से ही आप ये सारे इलेक्शन को खोलें और अभी से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, क्योंकि 14 के बाद हम आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या किया है। 14 को हम आपके सामने सबूत देंगे कि किस तरह धांधली हुई है। 14 को हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने जाली मैंडेट लिया है। और दूसरी चीज, अब सबके सामने दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं,
आप रोजा खोलते रहें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान से 8 लाख से ज्यादा मुतासरीन निकल चुके हैं। इन 8 लाख में 3.5 लाख से 4 लाख बच्चे हैं। इसमें 1.5 लाख औरतें हैं बुरे हालात में। ये जैसे निकले हैं, घर में से जो इन्होंने उठा सकते थे वो लेकर निकले, कोई पैसा नहीं है इनके पास, बुरी हालात में। इंशाअल्लाह पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके लिए पूरा जोर लगा रही है। हमने अब से फैसला किया, हमारे स्पीकर वहां बैठ रहे हैं, हमने वहां कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। हम पूरा अपनी गवर्नमेंट भी, तहरीक इंसाफ भी, इमरान खान फाउंडेशन, हम पूरा जोर लगा रहे हैं। और कभी ये ना समझना कि ये लॉन्ग मार्च और उसका कोई तजाद है। वो 8 लाख लोगों की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम अब इंटरनेशनल एनजीओज को भी बुलाएंगे, वहां पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन 20 करोड़ लोगों के लिए 14 अगस्त की मार्च भी करेंगे, यानी ये दोनों करेंगे मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये है कि ये पूरी, एक तो बेचारे वो लोग मुतासर हैं। मैं इसलिए कहता था ऑपरेशन ना करो, क्योंकि मैं कहता था कि वहां लोग बेचारे बसते हैं, उनका क्या बनेगा। हमें पूछे बगैर, हमें बताए बगैर हुकूमत ने, सेंट्रल हुकूमत ने ऑपरेशन करवाया। हमें कोई पता नहीं था। पैसे हमारे पास नहीं, ना इन्होंने बजट में एलोकेट किए हैं। अस्पताल ओवर फ्लडेड है, अस्पताल नहीं देख सकते इतने ज्यादा। पहले से 15 लाख मुतासरीन बैठे हुए हैं पख्तूनख्वा में, और 8 लाख आ गए हैं। वहां की सारे ना अस्पताल देख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बुरे हालात में है। पहले 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद इंशाल्लाह चैलेंज देंगे पूरी तरह हम। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आज कि जिम्मेदार इस इतने बड़े सानिया के मैं प्राइम मिनिस्टर को ठहराता हूं। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि हम सबकी तैयारी करवाता। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि डायलॉग को लीडरशिप देता, जो नहीं दी उसने। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो तैयारी करते कि ये 8 लाख लोग निकलेंगे, कौन इनका ध्यान रखेगा। किसके पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि 8 लाख मुतासरीन पख्तूनख्वा तो नहीं उनको देखभाल कर सकते। और हम सब टीवी पे देख रहे हैं कि पता चल रहा है कि ऑपरेशन शुरू हुआ है। मैं प्राइम मिनिस्टर को इसका जिम्मेदार ठहराता हूं। मैं अभी कहना चाहता हूं कि जो भी होगा हम इनको जिम्मेदार ठहराएंगे। हम इनसे अभी पूरी डिमांड्स लिस्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए पख्तूनख्वा में। हम, जिस तरह मैंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट पूरा जोर लगाएगी, लेकिन हम इंसिस्ट करेंगे कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं इनको हटने देंगे। जिम्मेदार ये हैं, इनकी ड्यूटी थी कि तैयारी, क्योंकि फाटा से लोग आ रहे हैं, पख्तूनख्वा में तो नहीं है लोग, ये तो सारे फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया से आ रहे हैं, जो फेडरेशन की जिम्मेदारी है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन हम इनको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले तैयारी करवानी चाहिए थी लोगों की, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए थे ये ऑपरेशन करने से पहले, ताकि हम तैयार होते हैं उनके लिए। आखिर में मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। रोज़े में आप सब आए, मैं आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी आज पैसा इकट्ठा होगा वो इंशाल्लाह हमारी 14 अगस्त की आज़ादी मार्च पे खर्च होगा। ये पाकिस्तान की एक नई तारीख बनेगी। ये वही जो 11 मई 2013 में इलेक्शन का फ्रॉड हुआ था, जिधर रुकी थी तहरीक एक नए पाकिस्तान की, 14 अगस्त को वहीं से तहरीक आगे जाएगी। और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह में ईमान है कि पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है। ये जो अवाम का समुंदर 14 को जाएगा, मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगर आप 2-3 दिन निकाल के आएं, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने एक नया पाकिस्तान बनते देख रहे होंगे इंशाअल्लाह। मुझे मुबशर लुकमान ने कहा फ़लस्तीन का, मैंने ट्वीट अपने, मेरा 10 लाख लोग मेरी ट्वीट पे हैं, तो उसके ऊपर तो मैंने इसको बड़ा सख्त ज़बान से कंडेम किया। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि जुल्म की इंतहा है कि मीडिया ऐसे पुट्रे कर रहा है कि जैसे दो इक्वल्स के अंदर जंग हो रही है। एक तरफ बेचारों के अंदर होममेड मिसाइल्स हैं जो कि कोई डैमेज नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर फौज
जुल्म कर रही है शहरियों के ऊपर, F-16 इस्तेमाल कर रही है। और मुझे अफसोस, मैं टीवी देखते, मेरे से देखा नहीं जा रहा टीवी, क्योंकि जिस तरह की टीवी कवरेज दी जा रही है इतनी बायस्ड है, क्योंकि असल में अगर कोई और होता इसराइल के अलावा तो आज सारी दुनिया ने उनके ऊपर सैंक्शन लगा देनी थी। जिस तरह निहत्थे शहरियों को मारा जा रहा है, हम सारे फ़लस्तीनों के लिए दुआ करते हैं, गाज़ा में रहने के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सब्र दे, ताकत दे। और हम ये कंडेम करते हैं कि ये जिस तरह की स्टेट टेररिज्म हो रही है निहत्थे लोगों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया।